नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए शमिक मोहित्रा जी। और इस वक्त ईरान इजराइल वॉर हॉट है। हमने सुबह कवर किया किस तरीके से राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है, कीपिंग ऑल द सिनेरियो इन माइंड। इट इज ऑल्सो बीइंग सेड कि भारत को खींचने की कोशिश की जा रही है वॉर में, तो प्रेपरेशंस आर ऑलरेडी अंडर वे। दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। एक नया और बड़ा मजेदार पॉइंट ये आ रहा है कि सऊदी के लिए पाकिस्तान लड़ने जाने वाला है। ओवर टू यू। नमस्कार। अब सऊदी के लिए पाकिस्तान क्या लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो तो नहीं पता, बट उसके पीछे जो चल रहा है वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अ, तो देखिए, पाकिस्तान जो है इस वक्त अफगानिस्तान और बलोचों के साथ उसका तो मुठभेड़ जो है वो जारी है। लेकिन सबने नोटिस किया होगा कि जब से ये चालू हुआ ये युद्ध, ईरान के साथ संघर्ष, तो अफगानियों ने अपने अटैक्स जो हैं कम कर दिए। तो हमें ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कुछ लोग कहते हैं ना कि अफगानी और बलोच जो है वो मिलके पाकिस्तान की हालत खस्ता करेंगे और वो हमारे साथ हैं। देखिए, बोथ अफगान्स और जो हमारे बलोच भाई हैं, दे आर इन द पे ऑफ द अमेरिकन्स। क्योंकि अफगानिस्तान को यूएस एज पार्ट ऑफ द अकॉर्ड जो तालिबान के साथ इन्होंने साइन किया था, हर हफ्ते $53 मिलियन मिलता है उनको। सो इफेक्टिवली अमेरिका को बिना अमेरिका को नाखुश करके वो कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए यू नोटिस कि वहां से जो हमले हो रहे हैं, दे हैव ड्रॉप डाउन इन इंटेंसिटी। अब पाकिस्तान तो मतलब एक्चुअली काफी ज्यादा सक्रिय है अपने उत्तरी बॉर्डर पे। उस सीमा पे वो लोग केवल, सबको पता है कि वो अस्पताल पे आक्रमण किया था जिसमें 200 से ज्यादा लोग मर गए, कई हताहत हुए, घायल हुए। उसके बाद पिछले 4-5 दिन से वो लोग अमेरिकन सप्लाइड M198, जो एक 155 मिलीमीटर का हॉविट्जर है, उससे बहुत भारी शेलिंग कर रहे हैं। खबर ये भी आया है कि 49 किलोमीटर का फेंसिंग जो है वो अफगानियों ने तोड़ दिया है डुरैंड लाइन पे, लेकिन अटैक नहीं कर रहे हैं। सो ये सब जो है ना, ये हमें थोड़ा समझना चाहिए कि अटैक नहीं कर रहे हैं। बलोचों ने भी अपना जो गेरिला कार्यवाही है उसको कम करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा कि ग्राउंड पे एक्शन क्या हो रहा है। एक इसराइल की दिशा में थोड़ा अलग है और ईरान के तट पे और उसके सीमा के अंदर थोड़ा सा अलग है। सबको पता है, या फिर ज्यादातर लोगों को पता है कि अमेरिका से एम्फीबियस जहाजों का एक बेड़ा चला है। दीज आर एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, मरीन्स के, यूएस मरीन्स के। तो ये शिप्स जो हैं, इनके पास ये क्षमता होती है कि ये हर एक शिप लगभग 18 से 22 F-35 स्टेल्थ असॉल्ट जेट्स कैरी करती हैं। और उनके पास 7 से 10 ऑस्प्रे बोल के एक एयरक्राफ्ट होता है। ऑस्प्रे वो टिल्ट रोटर है, मतलब उसके जो रोटर्स होते हैं ना, दो तरफ दो रोटर्स हैं बड़े बड़े, वो विंग्स पे लगे हैं। तो ऐसे करके वर्टिकली टेक ऑफ करती है, फिर वो सीधा हो जाता है, फिर ऐसे फ्लाई करती है। हर एक ऑस्प्रे लगभग 50 जवानों को लेके जा सकती है। मतलब एक सॉटी अगर करे सारे 10 ऑस्प्रे मिलके, 500 जवान, ऑलमोस्ट हाफ अ बटालियन या थोड़ा ज्यादा उससे, वो जा सकती है, उनका पूरा माल असला सब कुछ लेके। तो ये ऐसे दो जहाजों का बेड़ा, हर एक जहाज के साथ दो डिस्ट्रॉयर्स लगे हुए हैं। ये ईरान की दिशा में बढ़ रहा है और पर्शियन गल्फ में इस वक्त पार्ट है। अच्छा, कई बिंदु हैं, मैं इनको सबको जोड़ देता हूं, फिर बताता हूं स्थिति क्या है। 1996 या 97 में, उस वक्त ट्रंप जो है पॉलिटिशियन तो था नहीं, वो अपने रियल एस्टेट बिजनेस में मशरूफ था। उसने एक आर्टिकल लिखा था, वो लिखता है, वो गोस्ट राइटिंग जो भी हो, उसने लिखा था कि ईरान का जो खर्ग आइलैंड है, जो वहां से 90% तेल और नेचुरल गैस का टर्मिनल पॉइंट है, जहां से फिर जहाज उसको लेके जाते हैं, उस पे आक्रमण करना चाहिए और उसको टेक ओवर कर लेना चाहिए। और उसका व्यू ये था कि ईरान, ये ट्रंप लिख रहा है, मतलब या लिखवा रहा है, जो भी हो, उसका व्यू ये था कि ईरान का जो पूरा
ऑयल एंड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूएस को टेक ओवर कर लेना चाहिए। अच्छा, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये पहला जो गल्फ का खाड़ी युद्ध हुआ था, जिसमें कुवैत से इराक सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने खदेड़ा था, उसके बाद की बात है। लेकिन इट इज बिफोर द 9/11 अटैक एंड बिफोर अमेरिका जब इराक में वापस घुसी। मैं एक तीसरे चीज पे लाता हूं। 2004 में पेंटागन का एक सिचुएशन रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें कुछ देशों पे आक्रमण करके अपने विपक्षियों को, शत्रुओं को समाप्त करना पड़ेगा। उन्होंने एक लिस्ट बनाया था, 7 देशों की एक लिस्ट बनी थी। उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश का राष्ट्रपतित्व था और उसके जो रक्षा सचिव थे डोनाल्ड रम्सफेल्ड, उन्होंने ही इसको निकलवाया था। रम्सफेल्ड साहब जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो लंबे समय से खुद सीआईए में थे और बाद में चल के रिपब्लिकन पार्टी में ज्वाइन किया और डिफेंस सेक्रेटरी बने। तो उनका खुद का ही वो स्पॉन्सर्ड एक वो था, रिपोर्ट था, और उसमें कहा था कि इराक, ईरान, सीरिया, देखते रहिए देशों के नाम, लीबिया, नॉर्थ कोरिया और एक और मैं भूल रहा हूं, शायद यमन था उसमें। ये जितने भी ये देश हैं, इनको हमें कब्जा कर लेना चाहिए, इनमें रेजीम चेंज करवाएं और इस पे कब्जा करें। फिर ये जो रिपोर्ट है उसको सर्कुलेट किया गया जो पेंटागन के जो बड़े जनरल्स थे। पेंटागन क्या करती है, वो तो सेंट्रल है, उसके बाद कमांड्स होते हैं इनके, इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड वगैरह, यूरोपियन कमांड एक्सेट्रा। तो सेंट्रल कमांड जो है उसके पास इस एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट जो भी कहें आप उसको, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, ये सारा जो है, और फिर सेंट्रल एशिया, ये सेंट कमांड के अंदर आता है। तो सेंट्रल कमांड के जो जनरल थे, उन्होंने कहा कि साहब ये आप कब करना चाहते हैं? कहता है जितनी जल्दी हो सके। जितनी जल्दी हो सके का मतलब हर एक देश जो है आपने जो आइडेंटिफाई किया, ये बहुत बड़े बड़े देश हैं, इनके पास सामरिक शक्ति काफी है, तो कैसे करेंगे इसको? तो बोले वो सब आप छोड़ दो हम पे, वो कुछ तो आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, हम रेजीम चेंज करवा देंगे, आपको इन्वेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो हो जाए। और देखें आप कि 2007 के बाद से एक एक करके वही हुआ है। ये सारे देश टूट गए हैं, बिखर गए हैं, और या फिर कब्जा कर। पाकिस्तान इनके लिए एक डिस्पोजेबल स्टेट है, जिसको वो घाटी की तरह यूज करते हैं, और जहां पे ये लोग खुद जाके बात नहीं कर सकते हैं, इनको पोस्टमैन की तरह यूज करते हैं, जैसे अभी ईरान के केस में कर रहे हैं। ये ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं ना कि हमारी बातचीत चल रही है, एक्चुअली बातचीत कुछ चल नहीं रही है। जो हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के थ्रू मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं और मैसेजेस मंगवाए जा रहे हैं। इसको बातचीत नहीं कहते, इसको नेगोशिएशन भी नहीं कह सकते। ये कोई मांडवली नहीं हो रहा है, और पाकिस्तान का रोल इसमें कुछ नहीं के बराबर है। अच्छा, अब आते हैं उस बात पे कि अफगानियों ने और बलोचों ने अपने आक्रमण की जो इंटेंसिटी उसको कम क्यों कर दिया है। तो इसमें 2 थ्योरीज अभी चल रहे हैं। मतलब मेरे छोटे से समुदाय में जो भू राजनीति में रुचि रखते हैं और डिस्कस करते हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक तो हो सकता है कि अगर हम पैटर्न देखें, फरवरी 28 के शाम तक, फरवरी 27 के शाम तक एक नेगोशिएशन चल रहा था, जिसकी मध्यस्थता ओमान कर रही थी, और ये कहा गया था, वैंस ने भी कहा था, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कि हम डील के बहुत नजदीक हैं। अच्छा, और फिर क्या हुआ? उसके अगले दिन इन्होंने आक्रमण कर दिया इजराइल के साथ मिलकर। अब ये फिर से डील के बहुत नजदीक बता रहे हो, सेम वो लफ्ज जो है वो नहीं बदला है। मैं अगर वापस जाऊं, सीरिया का जो ये आपातकाल था और वहां पे जो गृह युद्ध हुआ उसके समय, तब भी यही लफ्ज यूज कर, हम बहुत नजदीक हैं, बहुत करीब हैं शांति प्रस्ताव के। तो हर एक केस में वो लोग ये लफ्ज जब यूज करते हैं ना, तो हमारे एंटेने खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं कि इसका मतलब कुछ और घनघोर होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध समाप्ति की ओर है, और या फिर कोई शांति वार्ता जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। क्योंकि शांति वार्ता वो करेंगे किससे? इस केस में तो और भी पेचीदा हो गया ना। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि ईरान में इस वक्त जो तंत्र है वो 2 भाग हैं उसके। एक है जो रोजमर्रा की जिंदगी को चलाए, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि इत्यादि, सरकार का जो काम है वो सब करती है, सुरक्षा, नागरिक व्यवस्था इत्यादि।
दूसरा जो है वो है विदेश नीति, सामरिक नीति। वो आईआरजीसी के खेमे में चला गया है पूर्णतः। आरागची जो इनके विदेश मंत्री, वो चाहे कुछ भी कहें, वो वही बोलते हैं जो इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। अच्छा, एक चीज और है, कोई एक व्यक्ति सामने नहीं आया है जो इन सब चीजों को चला रहा है। कहने को तो नाम के वास्ते खमेनी के जो दूसरे पुत्र हैं, मुश्तबा खमेनी, वो चला रहे हैं, लेकिन उनको आज तक किसी ने नहीं देखा है। अटैक्स में कहते हैं उनका एक टांग कट गया, वो जख्मी हुए। उनकी बातें कही जाती हैं और उनके स्टेटमेंट्स निकलते हैं जो पढ़े जाते हैं। किसी ने देखा नहीं उनको बात करते हुए डायरेक्टली। जो नेतन्याहू के केस में भी है, उस पर भी मैं आता हूं। इसराइल का तो बहुत ही ज्यादा पेचीदा है सिचुएशन इस वक्त। तो ईरान में इस वक्त जो डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि आईआरजीसी, उनका कोई एक कमांडर नहीं है, 31 कमांडर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो नेगोशिएशन की बात हो रही है, वो नेगोशिएट करेंगे किससे? कोई एक व्यक्ति तो है नहीं। जितना नजर आ रहा है कि ये लोग अपने पूर्व निश्चित जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, जो रणनीति थी, उसी के चलते ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए इनको ये रोकेंगे तो नहीं, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। जब तक मुश्तबा खमेनी एकदम से उठ के सामने आके खड़े नहीं हो जाते और नहीं बोलते हैं कुछ, तो नेगोशिएशन आप कुछ भी करते रहो, किसके साथ भी करते रहो, लेकिन कोई एक पावर तो है नहीं ईरान में जो पूरी तरह से दिशा दे सके। पूर्व दिशा जो है उसी आधार पे ये चलता रहेगा, और वही हो रहा है। अच्छा, तो युद्ध ऐसे रुकता हुआ तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। और उधर अमेरिका का जो पैटर्न रहा है उसे याद रखें। भारतवर्ष को बोला है थांबा, रुक जाओ, आप लोग अभी कुछ मत करो। पाकिस्तान को बोला है तू चुपचाप वही कर जो हम कह रहे हैं तेरे को, तू पोस्टमैन बन जा। अफगानी और बलोचों को बोला है कि अपने अटैक्स कम कर दो। मैंने बहुत पहले एक पॉडकास्ट में कहा था कि अमेरिका के कुछ स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान में ऑलरेडी तैनात हैं, कुछ हजार, बहुत ज्यादा नहीं। उसके साथ ये मरीन्स का बेड़ा आया हुआ है जो 5000 मरीन्स हैं, 2 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स में। ठीक है, इनके जो अमरीकी युद्धपोत हैं बाकी, जैसे उनके कैरियर ग्रुप्स जो हैं, एक तो हट गया पूरी तरह, जराल्डार फोर्ड, उसमें आग लगी थी, कारण अनिश्चित है। वो कहते हैं कि लॉन्ड्री रूम में आग लगी थी, ईरानी लोग कहते हैं कि हमारे मिसाइल्स लगे थे। चाहे कारण कुछ भी हो, वो इट इज आउट ऑफ कमीशन। उसको ठीक करने में अब सुनने में आ रहा है 3-4 साल लगेंगे, इतनी भयानक आग थी उसके अंदर। तो वो तो आउट ऑफ कमीशन हो गया। उसका जो सबसे बड़ा और सबसे महंगा युद्धपोत था, वो आउट ऑफ कमीशन। उसको रिप्लेस करने को एक और युद्धपोत जो है कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो हवाई से रवाना हो चुका था। और अब सुनने में आया है कि वो मलाक्का स्ट्रेट के, मलाक्का खाड़ी के पास ही, यानी इट इज रफली 6 to 7 days अवे फ्रॉम द पर्शियन गल्फ, अगर जल मार्ग से आए तो अब इनके पास 2 युद्धपोत हैं, जिसमें से एक डिएगो गार्सिया के पास ले जाया गया है। इन्होंने रिक्वेस्ट करा था भारत को कि भाई हमारा जो इब्राहिम लिंकन है वो आके कोचिन में थोड़ा बहुत उनको मेंटेनेंस वगैरह की आवश्यकता है और खाना वाना, तो हमने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी युद्ध चल रहा है, इस समय में हमारा आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट देना ऑप्शनल है, हम ऑप्शन ये लेते हैं कि हम नहीं करेंगे। एक चीज और था, ये शंका थी कि इजराइल ने, ईरान के पास जो रशियन S-400 सिस्टम है वो है या नहीं है। अब सामने आ रहा है कि जो युद्ध से पहले 14 जहाज ये रशिया से आए थे तेहरान, वो 14 जहाज भर भर के, इल्यूशन 78 है जो भी है उनका, जो बड़ा जहाज है जिसमें वो सामान भेजते हैं, वो आके उतरा था। अब अगर मैंने कहीं पे वो उसका देखा था कि उसका जो कैपेसिटी है लोड कैरिंग, पेलोड कैरिंग, उसको अगर कंपेयर करें, इसका मतलब है कम से कम 2 बैटरीज S-400 के उसमें शायद आए थे। ओके, एक तो ये है। दूसरा, चीन ने सीपेक के मार्ग से पाकिस्तान के थ्रू ईरान के पास 5 अरब डॉलर का सामान पहुंचाया है। तो इनका जो भी क्षय क्षति हुआ था उनके पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स पे, मेरे हिसाब से उसको काफी चेंज कर दिया गया। दे हैव फाउंड न्यू सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो अब ये स्थिति है कि अमेरिका चाहती तो है कि इस पे कब्जा किया जाए, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था, ट्रंप के जो आका हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन ज्यूज हैं, इंक्लूडिंग द एडेल्सन फैमिली। तो उनका इन्फ्लुएंस और दबदबा था, तभी ये युद्ध
इस युद्ध में युक्त राष्ट्र शामिल हुआ है, तो वो खत्म नहीं हुआ है, तो उनको भी ये आंसरेबल है, क्योंकि उन्होंने ही इसको राष्ट्रपति बनवाया पैसा वैसा देके और इन्फ्लुएंस करके। लेकिन चाहते हुए भी वो कर नहीं पा रहे हैं, और ना उनको कोई एग्जिट नजर आ रहा है जो सम्मानजनक हो। इसलिए वो कह रहे हैं नहीं, नेगोशिएशन चल रहा है और इसमें हमें 5 दिन का हमने सीज फायर किया। अच्छा, अगर ये 5 दिन के साथ आप उसको कंपेयर करें कि इनके जो एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स आ रहे हैं उनको आने में कितना वक्त लगेगा, और जो सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर निमिट्स है, निमिट्स क्लास, वो आया है, उसको आने में कितना वक्त लगेगा, तो 5 दिन में वो तैयार हो जाते हैं। और अगर एक एयरबोर्न डिविजन डिप्लॉय होता है फॉरवर्ड एरिया में फ्रॉम जर्मनी, जितने सॉर्टीज चाहिए और फिर उसको असेंबल करके उसको तैयार करने में जो वक्त लगेगा वो भी लगभग 5 दिन है, जो आज समाप्त हो जाता है। तो आज के बाद किसी भी वक्त या ये अगर चाहें तो एक्शन कर सकते हैं। एक्शन क्या होगा? देखें, इतने कम फोर्स से ईरान जैसे देश पे कब्जा नहीं किया जा सकता, तो ये युद्ध को समाप्त करने वाली चीज नहीं होगी। लेकिन इसमें युद्ध का जो स्ट्रेटेजी है ईरान की तरफ से समझते हैं और इनकी तरफ से समझते हैं। इनके तरफ से स्ट्रेटेजी चला रहा है इजराइल। उसकी नीति क्या है कि जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो मिलिट्री हो, उनको मार दो, लीडरलेस हो जाएंगे तो अपने आप बिखर जाएंगे। पर वो स्ट्रेटेजी काम नहीं किया। उसके एवज में ईरान ने क्या किया? उसने पूरे विश्व का जो क्या कहते हैं नब्ज, उसको एकदम भींच के दबोच लिया है, जो है हॉर्मुज की खाड़ी, जहां से विश्व का 20 से 25% ईंधन का सामान आता जाता है। तो उसको अगर आप पकड़ लें, यू कंट्रोल द गल्फ, यू कंट्रोल द इकोनॉमी, द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, विश्व का जो अर्थनीति है उसके ऊपर भी आपका आ जाता है दबाव। ये उनका काउंटर स्ट्रेटेजी है। इन्होंने धमकियां दी कि हम तेरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वंस कर देंगे। ट्रंप ने धमकी दी, उन्होंने कहा अगर आपने हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हाथ भी लगाया तो हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स एकदम ऑलरेडी ईयरमार्क्ड और तैयार हैं। हम गल्फ के जितने भी देश हैं, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान, सबका जितना भी तेल को निकालने का और उसका रिफाइनिंग करने की कैपेसिटी पूरा उड़ा देंगे एक शॉट में। और इसको हम कोरी धमकी तो नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी करके दिखाया है, और उसके खिलाफ जो एंटी हवाई शक्ति है वो कारगर नहीं हुई है, कारगर साबित बिल्कुल नहीं हुई है। अमेरिका के जितने भी बेसेस थे वो इस रीजन में वो उड़ चुके हैं, उनके सोल्जर्स बेस यूज ही नहीं कर सकते, ये उन्होंने खुद अभी एडमिट किया। तो इस वक्त जो है स्थिति ऐसी है कि अगर अमेरिका ये चाहती है कि युद्ध को समाप्त करे, वो एक ही स्थिति में हो सकता है, और हमारे लिए सिर्फ उतना ही जानना काफी है। मैं इसमें पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं। अगर ये लोग ईरान का हॉर्मुज के ऊपर जो कब्जा है उसको नष्ट कर दें, पूरे देश को टेक ओवर करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इस चीज को नष्ट कर दें, तो ये युद्ध समाप्त होगा, क्योंकि ईरान का जो लेवरेज था वो यही है, एकमात्र लेवरेज यही है, वो समाप्त हो जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है दैट इन्वेजन फोर्स शुड बी ऑफ द स्ट्रेंथ रफली 1,50,000। ये अमेरिका अवश्य डिप्लॉय कर सकता है। पूरे देश को अगर लेना है तो 2 मिलियन भी कम पड़ेंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना अगर उनको करना है, ये जो क्षेत्र है जिससे वो हॉर्मुज को डोमिनेट कर रहे हैं, उसके लिए उतने सैनिकों की आवश्यकता है। जो इनिशियल असॉल्ट होगा अगर आया तो वो स्पेशल फोर्सेस करेंगी। उसमें पहले जाएंगे डेल्टा, डेवग्रू यानी कि सील टीम वगैरह, और वो लोग जाके ठोकेंगे, और उसके बाद पीछे उनके एयरबोर्न डिविजन्स आएंगे, पैरा, और उसके बाद ऑक्यूपाई करने के लिए और आगे थोड़ा और युद्ध करने के लिए इन डेप्थ मरीन बटालियंस। तो ये सारे फोर्सेस ऑलरेडी इकट्ठा कर चुका है अमेरिका, तो अगर करना चाहती है तो कर सकती है। उनके पास दो चीज और है, ये सिर्फ वक्त का खेल है, वक्त की लड़ाई है, ये उनका आखिरी गैम्बल भी हो सकता है। अगर अमेरिका ने ये किया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिस्क बहुत हाई है, फिर तो ये युद्ध वही है, ये रिजॉल्व होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये हाई रिस्क हाई स्टेक्स जो गैम्बल है, अमेरिका करेगा कि नहीं करेगा अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा, क्योंकि नेगोशिएशन बोल के कुछ नहीं हो रहा है, वो बकवास करे जा रहे हैं। ठीक है, What about Saudi jumping into the war and Pakistani? तो अगर 1.5 लाख सैनिकों की आवश्यकता है, वो किसके पास है?
ये कतर वगैरह के पास कुछ नहीं है, ये इनका अगर पूरा भी मिला लें तो 50,000 भी फाइटिंग स्ट्रेंथ नहीं आएगा, और वो भी ज्यादातर भाड़े के हैं, मर्सनरी सोल्जर्स हैं, इनके देश के लोग नहीं है। सऊदी के पास जो आर्मी है, इट इज अबाउट रफली ऑन पेपर इट इज अराउंड 2 लाख, बट इन रियलिटी अगर कॉम्बैट ट्रूप्स देखें, इफेक्टिव कॉम्बैट ट्रूप्स, वो भी वो 50-60 हजार हैं, वो ज्यादातर पाकिस्तानी ही हैं। तो अगर ये लोग चढ़ाई करते हैं तो असेंबल तो कर सकते हैं। अमेरिका, लेट से अमेरिका कंट्रीब्यूट करती है 30-40 हजार ट्रूप्स, और बाकी इन देशों से आते हैं 1,20,000 ट्रूप्स, और उसमें से 50-60 हजार तो पाकिस्तानी होंगे। तो फिर ईरान के पास एक और ऑप्शन होता है ना, दे कैन यूज द बलोच एंड द अफगान्स टू प्ले अ रिवर्स गेम, प्लस दे कैन आल्सो डायरेक्टली अटैक पाकिस्तान। तो बहुत प्रिकैरियस, और वो अगर हुआ, अगर हमारे लोगों ने, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने हिम्मत करके उस वक्त वेस्ट और नॉर्थ से आक्रमण कर दिया, तो पाकिस्तान कहां जाएगी? तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक्ट करने में स्ट्रेटेजिकली मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि वो फट से कमिट कर दें। क्योंकि देखिए, उनका जो 3 कोर है, 2 नॉर्थ में, एक बलूचिस्तान में, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेच टू द ब्रिंक है, एकदम फुली स्ट्रेच्ड है। 6-7 डिविजन ऐसे ही उनके लगे हुए हैं, ठीक है। एक डिविजन ऑलरेडी सऊदीज के थ्रू, वो यमन में लड़ाई चल रही है, वो लोग वहां पे लगे हुए हैं। एक वो कमिट कर चुके हैं गजा में जाएंगे, तो वो कहां से लाएंगे पता नहीं, क्योंकि बाकी जो इनके 4 कोर और हैं, वो 4 कोर तो इंडिया के खिलाफ इन्होंने तैनात करके रखा है, उसको वो डाइल्यूट नहीं कर सकते। तो ये 50,000 सैनिक लाएंगे कहां से भाई? है ही नहीं ना। वो चाहते भी हैं तो नहीं कर सकते, तो उनका तो काफी टाइट होके रखा हुआ है। हाँ, अमेरिकन ने इसीलिए, एक तो उनका खुद का जो स्पेशल फोर्सेस है वो पाकिस्तान में डिप्लॉयड है, इन साउथ बलूचिस्तान, बलोचों को और अफगानियों को थोड़ा रोक के रखा है, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट वो नहीं रोक पाएंगे, वो भी उनको पता है। तो ये जो है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा है अमेरिका इसको कर सके। हर आइलैंड पे अटैक करना, वो तो एकदम न्यूक्लियर ऑप्शन हुआ। उसका मतलब हुआ कि आपने ईरान के, जो ईरान का रेड लाइन है, आपने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, तो इमीडिएटली दे विल फायर द मिसाइल्स एंड डिस्ट्रॉय ऑल दी, जितने भी रिफाइनरीज और स्टोरेज फैसिलिटीज हैं गल्फ में, वो गए। फिर विश्व का क्या होगा? तो उसके लिए अमेरिका पे भी बहुत प्रेशर है कि ये मत करना। अभी जो बातें हुई है ना, जयशंकर साहब G7 में गए, उससे पहले भी ओपन लाइन पे डिस्कशन, ओपन मतलब उनका जो व्हाटएवर लिंक है, उस पर डिस्कशन हो रहा था। मोदी जी ने खुद ट्रंप से बात की, और बहुत, आई थिंक बहुत ही साफ तरीके से कहा गया है कि ये मत करना, ये करेंगे तो हम अपने हाथ नहीं खींच पाएंगे, हमें भी अपना कुछ करना पड़ेगा एक्शन। तो धमकी तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनको जो इसके रिपरकशंस हैं, सॉरी, इसके जो रिपरकशंस है वो समझाए गए हैं। अच्छा, अब आते हैं इजराइल पे। हमने इजराइल के लिए, ये भू राजनीतिक है और सर्वाइवल का इशू भी है। इनका आयरन डोम जो है, आयरन डोम का जो वीकनेस है वो सामने आ गया है। जब तक ये लोग हिजबुल्ला या हमास से लड़ रहे थे या हूती से लड़ रहे थे, उन लोगों के पास उस तादाद में प्रेसिशन मिसाइल्स, मतलब जो सटीक वार करने वाले मिसाइल्स हैं, वो नहीं थे। तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए उनका आयरन डोम जो है, वो शॉर्ट रेंज उसके वेपन्स के लिए है, वो काफी था। दूसरा, उनका जो आयरन बीम है, जो लेजर, एक 100 किलोवाट लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन चलाती है, वो भी काफी था। लेकिन अभी जो है, इनके ऊपर मार किया जा रहा है, पर्टिकुलरली पिछले 7-8 दिन से ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल्स चला रही है, एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तक चला चुकी है। वो पता नहीं इनके पास कहां से आया, पर है, अब तो साफ हो गया कि है। आई थिंक लास्ट नाइट और इस सुबह 100 चलाए गए तेल अवीव के ऊपर। जो खबर इन्होंने सेंसरशिप लगाया है, वो जो सामने नहीं आ रहा है, वो ये है कि तेल अवीव का जो सेंटर है पूरा खंडहर बन चुका। तो क्षति बहुत हुई है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईरान ने आघात किया और वो करती जा रही है। तो इजराइल के लिए चुप बैठना तो संभव नहीं है, क्योंकि देश बहुत छोटा है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कह सकते हैं, ईस्टर्न मेडिटेरियन के साथ लगा हुआ, जो लगभग 300 किलोमीटर लंबा है, और सबसे छोटे पॉइंट पे मात्र 25 किलोमीटर चौड़ा है। तो ऐसे देश को मतलब वो करना ही पड़ेगा, कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब वो बात नहीं रही कि हमने लीडरशिप जो है ईरान का, उसको मार दिया है। अब बात यह है कि हमारे देश को बचाना पड़ेगा, और ईरान की जनता काफी शुद्ध है। बेन गुरियन एयरपोर्ट,
उस पे भी आघात हुआ है, लेकिन बेन गुरियन एयरपोर्ट से जो इजरायली डुअल सिटीजनशिप वाले हैं, कई इजरायली ऐसे हैं, लगभग 30% इजरायलीज होल्ड डुअल सिटीजनशिप, या तो अमेरिकी या यूरोपियन एंड सो ऑन। वो जा नहीं पा रहे हैं कहीं पे क्योंकि सारे फ्लाइट्स बैंड हैं, सिविलियन ट्रैफिक इज कंप्लीटली बैंड एट दिस स्टेज। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इजरायली लोग इजरायल छोड़ के जाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो मतलब स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा, नेतन्याहू साहब पे दो तीन बातें कर दी जाएं। नंबर वन, जो एकदम सत्य है वो ये है कि एक फ्लाइट था नंबर 111 आई थिंक ऑन द ट्रैकर, जिसमें नेतन्याहू साहब बर्लिन गए थे आज से 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो गए, अभी 3 हफ्ते पहले। उसके बाद से उन्होंने, किसी ने उनको सामने से नहीं देखा है। कुछ वीडियो सामने आए हैं, जैसे एक तो अब साफ है कि वो एआई वीडियो था, दूसरा वो एक कैफे में जाके वो कॉफी खरीद रहे हैं, वो भी एआई वीडियो निकला। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एड्रेस किया, लेकिन आमना सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो वीडियो स्क्रीन पे थे। तो जो बात कर रहा था व्यक्ति, वो नेतन्याहू था या उनका एआई फैक्सिमिली था, कोई कह नहीं सकता। मतलब स्पष्ट रूप से नेतन्याहू साहब को किसी ने देखा नहीं है। स्कॉट बेसेंट इंटरव्यू देते हुए अमेरिका में उठकर चले जाते हैं, 3 मिनट बाद आते हैं, चेहरा उतरा हुआ है, गंभीर कोई समाचार मिला है। ये आज से 2 हफ्ते पहले की बात है। कई लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू शायद जिंदा नहीं हो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो अगर हो गया तो पैनिक की स्थिति आएगी। हाँ, इजराइल एक स्वतंत्र डेमोक्रेसी है, इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, स्ट्रांग है, अच्छी व्यवस्था है, तो डेफिनेटली कोई प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद आगे चलेगी बात। लेकिन ये जो युद्ध है, ये नेतन्याहू का किया धरा है। दूसरी बात ये है कि अब देखें कि हर चीज में वो डीप स्टेट, अदृश्य राज्य की बात हम करते हैं, तो अदृश्य राज्य के कई क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस के जैसे टेंटिकल्स होते हैं ना, वैसे हैं वो। डायरेक्टली मीडिया में भी है, मीडिया के अंदर डिजिटल मीडिया में भी है, और वो टेंटिकल्स वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। शायद किसी और वजह से पॉपुलर बनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको काम थोड़ा बहुत करना पड़ता है गहरे राज्य के लिए या अदृश्य राज्य के लिए। तो नेपथ्य से जो काम चल रहा है, आप देखें, टकर कार्लसन बोल के एक व्यक्ति है, वो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे पॉपुलर जर्नलिस्ट कहा जाता है, उसका बहुत बड़ा फॉलोइंग है ट्विटर पे, यानी कि एक्स पे, और वैसे भी यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं उसको, स्पॉटिफाई में भी आता है, इंस्टाग्राम में भी आता है। तो उसने अभी एक सीरीज ऑफ एक्सपोज चालू किया है, जहां पे वो इजराइल के भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी सबसे इंटरव्यू भी कर रहा है। और वो बीबी फाइल्स, जैसे एप्स्टीन फाइल्स थे ना, वैसे बीबी फाइल्स बोल के एक सिलसिला उसने चालू किया है, जिसमें काफी भारी और संगीन आरोप लग रहे हैं, और ये पिछले 2 दिन से हो रहा है। पर नेतन्याहू की तरफ से एक भी आपत्ति नहीं उठी है, ना ही इजराइल सरकार ने इस पे कुछ कहा है। इसके पूर्व अगर ये हुआ होता, इजराइल जो है वो चुप बैठने वाली सरकार नहीं है। उनका जो तंत्र है बहुत हार्ड है, सशक्त है, वो आघात करने में या प्रत्युत्तर देने में विश्वास रखती है, लेकिन उनके यहां से चूं तक नहीं हो रही। तो ये सब जो स्थितियां हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इजराइल के पास इस वक्त विकल्प क्या है, उसकी जो उसका जो नेतृत्व है वो किस स्थिति में है, कौन चला रहा है, निर्णय क्या लिए जा रहे हैं, और ये जो हर रोज की मतलब थोक के भाव अब मिसाइल्स आकर गिर रहे हैं इजराइल के अंदर, पहले नहीं गिर रहे थे, वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? जबकि अमेरिका का एक युद्धपोत का बेड़ा इजराइल के कोस्ट से जस्ट 15 किलोमीटर दूर तैनात है, उनके एवैक्स भी तैनात है, यानी वो डिटेक्ट कर सकते हैं ना उस तरफ से क्या आ रहा है, तो वो भी रोक नहीं पा रहे हैं। और एक और स्थिति यह है कि आप देखें कि अमेरिका ने अब तक, अभी पेंटागन का एक रिपोर्ट निकला है, 850 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स ईरान के ऊपर दागे हैं, और अब उनका जो टोटल स्टॉक वर्ल्ड वाइड है, मतलब वो 400 के आसपास चला गया है। तो 400 तो कुछ भी नहीं है, वो तो 3-4 दिन में खत्म हो सकता है अगर आप इंटेंस युद्ध करें। तो अमेरिका जो है पॉज जो कर रही है ना, ये जो पॉज बोल रहे हैं, सीज फायर या कुछ भी कहें, उन्होंने कह दिया कि हाँ, ईरान के लोग हमसे नेगोशिएट करें। आई थिंक दे आर बाइडिंग टाइम, फिर से अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए, अपने सैनिकों को करेक्ट जगह पे तैनात करने के लिए ये युद्ध फिर से चालू होगा।
तो ये मेरा पूरा विश्लेषण है कि ये युद्ध थोड़ा सा थमेगा, फिर से तेजी पकड़ेगी, और ये अब रुकने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आप हमारे देश के अंदर भी देखें, प्रधानमंत्री ने पहली बार प्रॉब्ली इन अ डेकेड एक इमरजेंसी बैठक बुलाई सारे जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ, और जहां पे यूनियन टेरिटरी है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये इससे पहले हुआ था कोविड के समय में। तो ये क्यों किया है? मैंने कहा था एक पॉडकास्ट में, 2-3 पॉडकास्ट पहले, कि 74 डेज का हमारे पास स्टॉक है ईंधन वगैरह, और हमने 26 दिन का और भी मंगवा लिया है जो अभी ऑन द वे है फ्रॉम रशिया एंड अदर प्लेसेस। तो फिर चिंता की क्या बात है? चिंता की दो बातें हैं। इजराइल अगर डेस्परेट हो गया तो विकल्प क्या होगा? वो न्यूक्लियर बॉम्ब मारेगी। उससे मतलब एक हाँ, बॉम्ब मार दिया और बाकी सब चुप बैठ गए, ये नहीं हो सकता। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब ये उनके मारेंगे, मतलब दे कैन रिसोर्ट टू दैट। तेहरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब मार दे तो, अगर वो लोग रोक नहीं पाए ईरानियों को, जो वो नहीं कर पा रहे इस वक्त, अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और हॉर्मुज का जो वो क्या बोलते हैं गले का कांटा, उस पे वापस कब्जा नहीं कर पाए, तो फिर क्या विकल्प है? मार खाते रहे वो? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अगर न्यूक्लियर चले गए तो फिर क्या होगा? एक वो है। तो मैं सारी जो डेंजर्स है वो मैं बता देता हूं। तो एक तो ये डेंजर है। दूसरा है कि अगर अमेरिका ने सबके कहते हुए भी उनका जो क्या बोलते हैं एरोगेंस है या अहंकार है, उसके वजह से शायद कुछ कर बैठे उल्टा सीधा, ईरान के और इसराइल के कहने पे ईरान के जो ईंधन के स्रोत हैं वो उन पे अटैक कर दे, और उसके रिटेलिएशन में ईरान अगर गल्फ का सारा जो है ऑयल रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग वो सब समाप्त कर दे, तो फिर विश्व का क्या होगा? 110 दिन के बाद भी तो हमें तेल चाहिए, उसके बाद भी तो हमें नेचुरल गैस, एलपीजी वगैरह चाहिए। हमने अपना एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया। सी, इंडिया के पास एक चीज की कमी नहीं है, वो है रिफाइनिंग कैपेसिटी। तो अगर क्रूड ऑयल आता रहे तो आपके गैस सिलेंडर्स भरते रहेंगे, क्योंकि एलपीजी जो है लिक्विड प्रोपेन गैस, वो प्रोपेन ब्यूटेन मिक्स होता है, और जो क्रूड ऑयल से ही उसका हाईएस्ट फ्रैक्शन से निकाल के भरा जाता है और फिर कूल करके वो सिलेंडर में आता है। तो वो तो मिल जाएगा, क्योंकि हमने उसका क्रूड का व्यवस्था तो कर लिया। शायद थोड़ा महंगा मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। लेकिन एक झटके में अगर 20-25% बंद हो गया ना एनर्जी का बहाव, वो सहने की क्षमता किसी भी देश में नहीं है। उतना प्लानिंग आप नहीं कर सकते, करना संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। एक झटके में 440 मिलियन बैरल्स सडनली अगर ग्लोबल मार्केट से डिसअपियर कर जाए, और फिर वो युद्ध कब समाप्त होगा इसका किसी को अंदाजा ना हो। अगर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो गए, उसको वापस लाने में कम से कम आपको 1.5 साल से 3 साल समय लगेगा। तब तक क्या करेंगे हम लोग? बैलगाड़ी चलाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इन सब आपात स्थितियों से निपटने के लिए हमें एक राष्ट्रीय स्तर पे प्लानिंग की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से ये जो मीटिंग हुआ, जिसके डिटेल्स किसी को नहीं दिए गए, एकदम मतलब सारे अलग अलग पार्टीज हैं, लेकिन कोई चू नहीं वोट कर रहा है, एकदम चुप है। इसका मतलब काफी गंभीर बातों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत शायद डिस्कस किया गया, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन ही है। अच्छा, ऐसा कुछ लोग समझते हैं कि चाइना की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने 1.2 बिलियन बैरल्स उनके पास स्ट्रेटेजिक प्लस कमर्शियल रिजर्व है। वो ऐसा है कि वो सिर्फ 4 महीने के लिए ही पर्याप्त। चाइना का कंजम्पशन भी तो ज्यादा है ना, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और रशिया चाहे हमारा कितना भी बड़ा मित्र हो, केवल भारतवर्ष को तो सप्लाई नहीं कर सकता ना। रशिया दुनिया का सबसे नंबर 2 प्रोड्यूसर है तेल और नेचुरल गैस का। नंबर 1 कौन है? अमेरिका। नंबर 3 सऊदी अरेबिया। वेनेजुएला वेनेजुएला कह के लोग चिल्लाते हैं, लेकिन वेनेजुएला का जो क्रूड है वो इतना मुश्किल है रिफाइन करना, कि अभी तो एक्सट्रैक्शन भी सिर्फ केवल 1 मिलियन बैरल हो रहा है दिन का। ठीक है, भारतवर्ष का खुद का जो रिक्वायरमेंट है, आई थिंक इट इज 6.2 मिलियन बैरल्स, तो वो तो उसकी भी पूर्ति नहीं कर सकता। तो कोई एक जगह नहीं है गल्फ के अलावा जहां से एक थोक के भाव बड़ा अमाउंट सरप्लस हम निर्यात कर सके। चीजें हो सकती हैं कि अमेरिका पे इतना उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि ये बंद करे उसको,
उसको करने के लिए यूरोपियन यूनियन, रशिया, इंडिया, चाइना, इन सबको इकट्ठे होना पड़ेगा दबाव डालने के लिए, नहीं तो वो दबाव डलेगा नहीं। और वो दबाव डल भी गया और अमेरिका रुक भी गया, इजराइल को मनाना बहुत जरूरी है। और उसके अंदर क्या हो रहा है इस वक्त किसी को नहीं पता, सेंसरशिप चल रहा है। आदित्य राज कौल बैठे हुए हैं वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई इंटरव्यूज लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है अंदर। But a couple of one of my friends is also stuck there. Dada, what about Jaishankar has gone for G7 meeting? तो वही ना मैं कह रहा था, EU एंड RIC नीड टू कोऑर्डिनेट, बिकॉज अभी बात पॉलिटिक्स की नहीं रही, अभी सर्वाइवल की बात है, तो कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे होगा। जो लोग युद्ध कर रहे हैं यानी कि ईरान, US और इजराइल, इनके ऊपर दबाव हम सबको मिलकर डालना पड़ेगा ना, तभी जाके युद्ध समाप्त होगा। क्योंकि युद्ध उस क्षेत्र में हो रहा है जिसका प्रभाव सब पे पड़ता है। अगर यही 3 देश पे पड़ता तो ठीक है, हम लोग इतना, लोग वियतनाम युद्ध के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका ने इन्वेड कर दिया, भैया ये वियतनाम नहीं है, वियतनाम के पास कुछ नहीं था जो दुनिया को चाहिए था उस वक्त। आज शायद वो मैन्युफैक्चरिंग एक छोटा सा पावर हाउस बन के निकला है, लेकिन उस वक्त कुछ था ही नहीं। ईरान वो नहीं है, ईरान केवल ईरान का अपना ईंधन नहीं, वो पूरे गल्फ का इस वक्त कंट्रोल कर रही है बिकॉज ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसके ऊपर उसका पूरा वर्चस्व बन चुका है। तो ये युद्ध ऐसे हम छोड़ नहीं सकते, किसी के लिए वो संभव नहीं है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज छोड़ दें कि ये चाइना का प्रॉक्सी है, उधर से रशिया हेल्प कर रही है, अमेरिका को सबक सिखाए, सबक को भूल जाइए, अभी सर्वाइवल की बात है। तो सर्वाइवल को पहले, उसके बाद ये बाकी सारे जो अटकलें हैं वो भी। तो अभी सर्वाइवल के का ही जो खेला है वो चल रहा है। अभी EU में गए हैं जयशंकर जी, तो एक मुख्य कारण यही है, हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा किसी तरीके से। ईरान ने, आपने शायद शेयर किया था मुझे सुबह, वो ईरान अभी मिसाइल्स में चिरकुट भर के भेज रही है कि थैंक यू जर्मनी, थैंक यू इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस। क्यों कर रही है? क्लिक बेट है ना, Narrative बेट कर रही है वो इसराइलियों को, देखो सब हमारे साथ हैं, तुम्हारे साथ नहीं। Thank you so much, Dada, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद। जय हिंद।